उनका एक वीडियो भी बीजेपी के ही द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया और उस वीडियो में वो खुद राइफल चला रहे हैं और निशाने पर कुछ मुसलमान हैं और वो कह रहे हैं अब इनको बिल्कुल समाप्त कर देना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस के सामने गए और हम लोगों ने कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। अब तो पार्लियामेंट के सामने सरकार एक कानून ला रही है जो यूजीसी को ही खत्म कर देगी। कोई सोच नहीं सकता था कि इतना भयानक जातिवादी, जिसको कहना चाहिए घृणा, लोगों के अंदर तैयार की गई है कि उसका बिल्कुल विस्फोट हो गया सड़कों के ऊपर। जिस तरह की भाषा हम लोगों ने सुनी और वो अभी कल परसों दिल्ली में उन महिलाओं के मुंह से भी सुनने को मिली, यानी दलित समाज का जिस तरह का उन्होंने अपमान किया। क्रीमी लेयर का इतना महत्वपूर्ण सवाल है और सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल उसका औचित्य नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है। उसको इतने आराम से सुप्रीम कोर्ट ने केवल अ, स्वीकार ही नहीं की कर लिया उस पीआईएल को, बल्कि नोटिस भी भेज दिया है। हमने एक पत्र कल राष्ट्रपति जी को भेजा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट मतलब एडमिट कर ली है इस पीआईएल को, क्रीमी लेयर को लेकर के, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने इसके लिए जवाब भी उनसे मांगा है कि आपका क्या कहना है। तो आपको इसमें हस्तक्षेप करना होगा। अब तो हमको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से हम लोग न्याय मांगने जाते हैं, उन संस्थानों का रवैया भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत उम्मीद हो कि हाँ, गरीबों की सुरक्षा होगी और उनके अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए इन ये लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अब कोशिश है, कोशिश तो करनी है। खतरा केवल भारत के करोड़ों-करोड़ों गरीब, परेशान, कमज़ोर नागरिकों को ही नहीं है, असली खतरा तो संविधान को है। देश में कई खबर सुर्खियों में है। फिलहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा। राम राम जपना पराया माल अपना, चाइना का रोबोट अपना मुहर लगा के और एआई समिट में पेश कर दिया गया। दुनिया भर में मजाक बनाया जा रहा है। दूसरा, हेट स्पीच। मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार मुस्लिमों के खिलाफ सिर्फ असम में ही नहीं, देश के कई सूबों में लगातार नफरत भरी भाषण करते हैं। इस फहरिस्त में मोदी भी हैं, योगी भी हैं, गिरिराज सिंह भी हैं और कई बीजेपी के नेता हैं जिनको अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो पता नहीं किस मुद्दा पर ये चुनाव लड़ते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का हाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपने देख नहीं लिया। मोदी जी की डिग्री भी गायब भी है, अभी तक मिला नहीं है। तो ये सब तमाम खबरें गलगोटिया हैं वो और इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, जी, 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 गलगोटिया जी, 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 यूनिवर्सिटी की होगी। जी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से पल्ला झाड़ा है। हाई कोर्ट के मत्थे मढ़ दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए। सरेआम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति लगातार एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है और उस पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो रही है। पिटिशनर सुभाषिनी जी हैं, हमारे साथ हैं। इसके साथ चीफ जस्टिस गवई जब थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन तो एससी/एसटी में कर ही दिया था, लेकिन उन्होंने क्रीमी लेयर की भी बात की थी। अब एक पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, सुहासिनी जी ने एक चिट्ठी लिखा है राष्ट्रपति को इस संदर्भ में। क्या है मसला, ये भी बात करेंगे इस एपिसोड में। स्वागत है मैम आपका। आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बोले। आपका पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि ऐसा लगता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मेरा जी, ये मानना है कि वो तो दिखाने के लिए, ताकि जो बहुसंख्यक समुदाय है वो उनके साथ हो जाए। लेकिन जी, दरअसल उनका उन्होंने तो टारगेट किया है जो इस देश के सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। गरीब लोग हैं, दलित हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, सब उनके टारगेट पर हैं। और जिनसे उम्मीद रहती थी, यानी सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और न्याय के पक्ष में अपना फैसला देगा, अब वो उम्मीद भी
मतलब कुछ धूमिल हो रही है। अभी 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगी। आज से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद उपस्थित थी और बहुत ही अजीब तरह का मैंने वहाँ नज़ारा देखा। यानी इस देश के सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, चंद्र उदय सिंह, निज़ाम पाशा सब हम लोगों की तरफ से खड़े थे। ये सब मामूली वकील नहीं हैं। और सामने चीफ जस्टिस साहब की बेंच थी और एक ऐसे मामले को हम लोग उनके सामने रख रहे थे, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट न्याय का रास्ता नहीं खोलेगी। क्या मामला था? एक मुख्यमंत्री असम के, वो केवल असम में ही नहीं और केवल पिछले हफ्ते या पिछले महीने ही नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार जो हमारे ही देश के नागरिक हैं मुसलमान, वो बहुत ही खुले शब्दों में और बेहुदे तरीके से टारगेट करके उनके खिलाफ भाषणबाजी कर रहे हैं। आसाम के अंदर कर रहे हैं और समय-समय पर जब दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं, तो जैसे छत्तीसगढ़ भी हो गए, झारखंड भी हो गए और इसी तरह के भाषण उन्होंने वहाँ भी दिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा वाला है और आप उसके रिक्शे में सवारी करते हैं, अगर वो आपसे ₹5 माँगता है, तो आप उसको ₹4 ही दीजिए। क्योंकि इस पूरी कौम को हमें पूरी तरह से बर्बाद करना है। उनका एक वीडियो भी बीजेपी के ही द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया और उस वीडियो में वो खुद राइफल चला रहे हैं और निशाने पर कुछ मुसलमान हैं और वो कह रहे हैं अब इनको बिल्कुल समाप्त कर देना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस के सामने गए और हम लोगों ने कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और असम की सरकार को निर्देश दीजिए कि वो इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे और साथ-साथ आप एक एसआईटी को भी गठित कीजिए उसकी इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन बड़ी अजीब बात हुई कि चीफ जस्टिस जिनको संविधान ने धारा 32 में ये पूरा अधिकार दिया है कि जहाँ भी भारत के अंदर नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आकर के उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। ये दायित्व है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने कई-कई बार इस दायित्व को निभाने का काम किया है। जस्टिस कृष्णा अय्यर के टाइम पर, जब जस्टिस जी, भागवती के टाइम पर लगातार सेक्शन 32 के का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मामला तो हाई कोर्ट जाना चाहिए आसाम। उनसे कहा गया कि आसाम के बहुत ही वरिष्ठ अ, बुद्धिजीवियों ने, नागरिकों ने वहाँ के हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी है, इन्हीं सब मामलों को लेकर के और वहाँ के हाई कोर्ट ने उनको जवाब तक नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं-नहीं आप जाइए वहाँ और ये मामला वहीं वहीं इसकी सुनवाई होगी, यहाँ सुनवाई नहीं होगी। तो उसके बाद हमारे जो वकील थे, उन्होंने काफ़ी बहस की उनसे, मतलब मानने से इनकार किया और कहा कि कई दलीलें पेश की गई कि ये एक तो इन्होंने इस तरह के भाषण केवल एक राज्य में नहीं दिए हैं, कई राज्यों में दिए हैं, तो जी, ये एक राष्ट्रीय मामला बनता है। फिर उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है, तो ये भी एक राष्ट्रीय मामला बनता है। लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। बस इतना ही उनसे हम लोग या हमारे वकील करवा सके कि उन्होंने असम के हाई कोर्ट को निर्देशित किया कि वो जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करें और इसका निस्तारण भी करें। तो ये तो एक जी, बात हुई। और यही वो सुप्रीम कोर्ट है आप जानते हैं कि हमारे देश में आज से मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले यूजीसी की गाइडलाइन प्रकाशित हुई और ये गाइडलाइन थी अ, शैक्षणिक संस्थानों में जो एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए गाइडलाइंस थी। और ये भी आप जानते हैं हम लोगों ने इस पे चर्चा भी की कि वो गाइडलाइंस अपने आप में बहुत ही कमजोर और नाकाफी थे। उन गाइडलाइंस जी, में जो केंद्रीय संस्थान हैं, वो नहीं आते थे इनके अंतर्गत।
जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं रह गई थी। और जो इंक्वायरी कमिटी इन गाइडलाइंस के माध्यम से बनाई जानी थी, अगर ऐसा कुछ उत्पीड़न होता है एससी, एसटी या ओबीसी का, तो उस कमिटी का अध्यक्ष वाइस चांसलर को बनाया गया। और हम लोग जानते हैं वाइस चांसलर की ज्यादातर विचारधारा कैसी है। तो ये अपने आप में इतने कमजोर थे, बल्कि हमारी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो बहुत ही कमजोर है, हमको तो चाहिए रोहित वेमुला एक्ट, जिसकी जी, मांग जी। रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ ने की है सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी वजह से उनकी उनकी मांग की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। उसके जवाब में ये बहुत ही कमजोर गाइडलाइन आए। तो हम तो इस गाइडलाइन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि अब तो पार्लियामेंट के सामने सरकार एक कानून ला रही है जो यूजीसी को ही खत्म कर देगी। तो मतलब हुँ, कुछ आप दे भी नहीं रहे हैं, और जिस संस्था के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं लोगों को सुरक्षित रखने की, उस संस्था को ही आप समाप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो ये कि इन गाइडलाइंस के प्रकाशन के खिलाफ किस तरह का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब कोई कोई सोच नहीं सकता था कि इतना भयानक जातिवादी, जिसको कहना चाहिए घृणा, लोगों के अंदर तैयार की गई है, कि उसका बिल्कुल विस्फोट हो गया सड़कों के ऊपर। जिस तरह की भाषा हम लोगों ने सुनी, और वो अभी कल परसों दिल्ली में उन महिलाओं के मुंह से भी सुनने को मिली। यानी दलित समाज का जिस तरह का उन्होंने अपमान किया। और सबसे मजे की बात ये कि उस अपमान और उस विरोध प्रदर्शन के 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई करते हुए यूजीसी के उन बहुत ही कमजोर गाइडलाइंस के क्रियान्वयन को ही स्टे कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो जो सबसे कमजोर तबके हैं हमारे देश में, उनसे जो छात्र बहुत ही यानी सैक्रिफाइस के बाद पहुंच जाते हैं किसी शैक्षणिक संस्थान में, और वहां उनका उत्पीड़न होता है, उनके उनकी सुरक्षा की बात की जाती है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी स्टे दे देता है, तो ये बहुत ही मामला परेशान करने वाला है। लेकिन इससे जी। भी ज़्यादा मैं आपसे बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मामला अभी लोगों के सामने आया नहीं है, या लोगों ने उस पर गौर नहीं किया है। वो ये कि 12 फरवरी को इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भारत सरकार को एक नोटिस भेजी है। काहे के आधार पर? कोई एक शुक्ला जी हैं, उन्होंने और कुछ अन्य उनके जैसे लोगों ने पीआईएल फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, कि जो क्रीमी लेयर है एससी एसटी का, उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और उसका मामला तय होना चाहिए। अब हुँ, देखिए, अभी तक तो ये बिल्कुल तय था कि क्रीमी लेयर एससी एसटी को प्रभावित नहीं करेगा। आपको याद होगा कि जब वो कैटेगराइजेशन का फैसला आया था कुछ दिन जी। पहले, आप उसके विपक्ष में थे, मैंने कुछ हद तक उसका समर्थन भी किया था, लेकिन जी। उसमें पूरी तरह से सर्वसम्मति थी कि ये जो कैटेगराइजेशन है, इसके अलावा जो क्रीमी लेयर की बात आ रही है, वो बिल्कुल ही निराधार है। और एससी एसटी के मामले में कोई भी क्रीमी लेयर नहीं लागू किया जाएगा। क्रीमी लेयर की बात बिल्कुल अलग, बिल्कुल खारिज कर दी गई थी। हमारी पार्टी ने भी उस समय बयान दिया था कि क्रीमी लेयर का एससी एसटी समुदाय के संदर्भ में कोई भी औचित्य नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत आराम से कुछ लोगों का पीआईएल एंटरटेन कर रहा है। हम इतने गंभीर मामले को लेकर के गए, चीफ जस्टिस ने खुद, जब वो मामला उनके सामने उठाया गया था, मतलब तारीख के दिन नहीं उसके पहले, तो उन्होंने खुद कहा था कि हाँ, इसकी सुनवाई मैं करूंगा 16 तारीख को। लेकिन सुनवाई करने का जब मौका आया, तब उन्होंने उसको खारिज कर दिया और कहा कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। लेकिन क्रीमी लेयर का इतना महत्वपूर्ण सवाल है, और सब लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल
उसका औचित्य नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है। उसको इतने आराम से सुप्रीम कोर्ट ने केवल अ, स्वीकार ही नहीं की कर लिया उस पीआईएल को, बल्कि नोटिस भी भेज दिया है सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट। कि 6 हफ्ते के अंदर आप इस पर हमको अपना जवाब दीजिए कि इस क्रीमी लेयर की कैटेगराइजेशन आप किस आधार पर करेंगे। इसका मतलब है कि आप कौन से मतलब आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपके पास साधन क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह जो ओबीसी के मामले में है, वो आप हमें जवाब दीजिए। तो ये एक बहुत खतरा बड़ा पैदा हो गया है कि जितने आराम से उन्होंने पीआईएल एक्सेप्ट कर ली, कितने आराम से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भी भेज दिया कि 6 हफ्ते में आप जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इसकी संभावना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रीमी लेयर को लेकर के कुछ न कुछ वहाँ शायद प्रपोज़ल रखेगा और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी सामाजिक न्याय के प्रश्न पर क्या दृष्टिकोण रखता है, तो अभी कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं क्या है। उसको फिर पारित किया जाएगा। तो वैसे भी आरक्षण पर ज़बरदस्त हमला है। जहाँ तक निजीकरण का सवाल है, इतनी तेज़ी के साथ निजीकरण हो रहा है कि आरक्षण काफ़ी हद तक बेमायने हो गया है। बहुत सारे जो सरकारी नौकरियाँ हैं, वो समाप्त हो गई हैं। सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान भी समाप्त हो गए हैं। तो जो बचा-खुचा है, वो भी अब खतरे में है, क्योंकि ये क्रीमी लेयर का मामला जो कभी भी एससी-एसटी के संदर्भ में माना नहीं गया था, एक तरह से अब वो एजेंडे पर आ गया है। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब एजेंडे पर आ गया है, सरकार भी मनुवादी है, मनुवादियों की ताकत भी सड़कों पर रोज़ दिखाई दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी है कि नहीं है, अब ये तो और लोग बताएँगे, लेकिन बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हमारा एक मंच है, दलित शोषण मुक्ति मंच, उसकी मैं उपाध्यक्षा हूँ। हमने एक पत्र कल राष्ट्रपति जी को भेजा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट मतलब एडमिट कर ली है इस पीआईएल को, क्रीमी लेयर को लेकर के, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने इसके लिए जवाब भी उनसे माँगा है कि आपका क्या कहना है? तो आपको इसमें हस्तक्षेप करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को तो आपको किसी तरह वो करना होगा कि ऐसा नहीं हो, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के कहे कि एससी-एसटी के मामले में ये जो क्रीमी लेयर है, इसको लागू करने का हमारा कोई भी विचार नहीं है। इसको हम अनुचित समझते हैं और ये लागू नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है, आपने कहा था बिल्कुल सही कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे देश के सबसे कमज़ोर तबके हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह की बातें महिलाओं को और रेप को लेकर के अभी छत्तीसगढ़ का कोर्ट आपने सुना होगा कि उन्होंने रेप की एक नई परिभाषा दे दी है एक पुराने केस में, यानी को पढ़ के भी इतना मतलब गुस्सा तो आया, लेकिन इतना खराब लगा कि एक हाई कोर्ट का जज इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इस तरह की परिभाषा कोर्ट के अंदर कैसे सुना सकता है? लेकिन वो भी हो गया है, और अब आपको मालूम है कि मज़दूरों के तमाम अधिकारों को बिल्कुल खत्म करने के ये लेबर कोड भी आ गए हैं, 4 नए लेबर कोड, जिसमें किसी के लिए कोई भी ना मिनिमम वेज का अधिकार होगा, ना वर्किंग आवर्स का अधिकार होगा, ना पक्की नौकरी रहेगी। और जब हम मिनिमम वेज की बात करते हैं, तो एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो सबसे कमज़ोर काम करने वाले लोग हैं, वो कौन हैं? वो है घरों में काम करने वाली महिलाएँ, ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं, घरेलू कामगार। जब उनके न्यूनतम वेतन का सवाल इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो उसका जवाब क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि भाई ये जो यूनियंस है, इनकी माँगों की वजह से सारे कारखाने बंद हो गए हैं, और ये लोग इनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अरे महोदय, किसकी माँग हो रही है? जिनके लिए कोई कायदा कानून है ही नहीं, जो किसी कारखाने में हुँ, नहीं काम करती हैं, जो
बिल्कुल लोगों के भरोसे उनके घरों में काम करती हैं, जिनके लिए कोई कायदा कानून है ही नहीं, जिनकी सुरक्षा का ध्यान भी किसी को नहीं है, उनके लिए एक मिनिमम वेज की बात हो रही है और उसको इस तरह से खारिज किया जा रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि देश में जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, उनके प्रति सरकार का रवैया और अब तो हमको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से हम लोग न्याय माँगने जाते हैं, उन संस्थानों का रवैया भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत उम्मीद हो कि हाँ, गरीबों की सुरक्षा होगी और उनके अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए इन ये लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अब कोशिश है, कोशिश तो करनी है। तो हम लोगों ने जी, जी, जी। कोर्ट भी जाने का फैसला लिया। अब हाई कोर्ट भी जाएँगे उस मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रेज़िडेंट के पास भी गए हैं, ये क्रीमी लेयर वाले मामले में। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, ये खतरा केवल भारत के करोड़ों-करोड़ों गरीब, परेशान, कमज़ोर नागरिकों को ही नहीं है। असली खतरा तो संविधान को है। अगर संविधान एकदम। के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, अगर उसके प्रति सुप्रीम कोर्ट अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में आनाकानी करती है, करने लगी है, तो फिर ये सबसे खतरनाक बात है। फिर तो यही समझना होगा के निशाने पर दलित या मुसलमान या घरेलू कामगार या गरीब लोग केवल नहीं है, मज़दूर, किसान ही नहीं है, बल्कि निशाने पर संविधान है। क्योंकि उसका जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, अब आप जानते हैं संविधान में एक बहुत बड़ा रोल संसद को दिया गया है। जो मतलब जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो बॉडी है सबसे बड़ी वो संसद है। लेकिन आप देखिए संसद चल रहा है और हमारी सरकार जाकर के अमेरिका से संधि कर लेती है। संसद के सामने कोई बात नहीं रखती है। जब मंत्रियों से हुँ। पूछा जाता है, तो वाणिज्य मंत्री कहता है, विदेश मंत्री से पूछो और विदेश मंत्री कहता है कि वाणिज्य मंत्री को से पूछो। मतलब उनको या तो पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहते कि संधि में क्या है। और अमेरिका जो बता रहा है संधि में है, वो तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारी सरकार उसका खंडन नहीं कर रही है, बस कह रही है ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जो बातें आ रही हैं कि हम तेल किससे खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे कि महँगा खरीदेंगे, हम अपना सामान वहाँ जो भेजेंगे उस पे भी 18% टैरिफ लगेगी और उनका जो सामान हमारे देश में आएगा उस पर किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं होगा। इस सब का क्या नतीजा होगा हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के ग्राहकों के लिए, हमारी देश की जनता के लिए? इस पर जब कोई चर्चा ही नहीं होगी, संसद के अंदर इस हुँ। पर बात ही नहीं होगी, तो यही खतरा बढ़ रहा है कि सिर्फ हम ही लोग खतरे में नहीं हैं, संविधान गंभीर खतरे में है और जिसको भी संविधान से लगाव है, अब उसके लिए समय आ गया है कि वो जाग के खड़ा हो, खड़ी हो और संविधान को बचाने की लड़ाई में शामिल हो। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत विस्तार से आपने कई मुद्दों पर और बहुत सटीक तरीके से समझाया। दोस्तों सुभाषिनी अली जी है, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।